इस वीडियो में हम MSD 7 की परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक संप्रेषण पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण और संचार में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, यानी संप्रेषण और संचार क्या होता है, और उसके बाद यहाँ हम संप्रेषण के विकास पर बात करेंगे। अगर देखा जाए तो पिछले 5 प्रश्न पत्रों में 3 बार यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बरकरार रहती है। इसे देखते हुए इस टॉपिक को कर लेना अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे संप्रेषण क्या है। संप्रेषण संप्रेषण एक परस्पर क्रिया है, यानी जो हमेशा होते रहने वाली क्रिया है, जिसमें एक पक्ष संदेश का संप्रेषण करता है अर्थात प्रेषित करता है, भेजता है, दूसरा पक्ष उस संदेश को ग्रहण करता है, यानी कि एक संप्रेषित करेगा, दूसरा ग्रहण करेगा। संप्रेषण हर जीवित प्राणी का गुण है, यानी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सब संप्रेषण करते हैं किसी न किसी रूप में। चींटियां गंध द्वारा अपने समाज के अन्य प्राणियों को शिकार या खाद्य पदार्थ या शत्रु का संदेश देती हैं। जैसे हम देखते हैं कि चींटियां जो है अपने एंटीने के माध्यम से, उनके 2 एंटीना लगा होता है, देखते हैं एंटीने जैसा कुछ बना होता है, उससे संप्रेषण करती हैं और गंध के द्वारा संप्रेषण करती हैं। मधुमक्खियां अपने साथियों को नाच द्वारा संदेश संप्रेषित करती हैं, यानी कि नाच कर संप्रेषण करती हैं। घोड़ा, कुत्ता आदि जानवर भी ध्वनियों के माध्यम से, यानी कुत्ते को देखते भौं भौं करके संप्रेषण करता है, ठीक है। लेकिन इनका संप्रेषण तथ्य परिवेश तथा काल की दृष्टि से अति सीमित है। मतलब जैसे ये भौं भौं कर रहे हैं, तो भौं भौं का क्या मतलब है, हर हमेशा एक ही ध्वनि निकाल रहे हैं, लेकिन उससे वो अपने समुदाय को एकत्रित तो कर लेते हैं, और समुदाय तभी समझ पाएगा क्या मैटर है, क्या मुद्दा है, जब वो सामने से देखेगा। और मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की भाषा सबसे उन्नत और जटिल संप्रेषण व्यवस्था है, यानी कि जैसे कुत्ते बात कर रहे हैं तो भौं भौं करके बुला लेंगे, उसके बाद जो क्रिया है, जो बताना है, उसको दिखाएंगे। और अपने यहाँ क्या है, मानव समुदाय में क्या है, या सबसे उन्नत और जटिल संप्रेषण व्यवस्था है जो काल परिवेश की सीमाओं के बाहर जटिल से जटिल विषयों के प्रतिपादन में सक्षम है, यानी कोई भी बात हो उसको कहने में सक्षम है। भाषा की वस्तु के संदर्भ में हम भाषा के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष के प्रकरण में विचार करते हैं, तो उसकी जटिलता और उसके रचना पक्ष पर भी हम यहाँ पर चर्चा करते हुए बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि मानव के संप्रेषण के संदर्भ में 2 पहलू हैं। मनुष्य 2 प्रकार से संप्रेषण करता है, एक भाषिक संप्रेषण और दूसरा इंगित संप्रेषण, यानी कि एक बोलकर और दूसरा इशारों में। तो भाषिक संप्रेषण में हम उच्चरित या लिखित भाषा के माध्यम से संप्रेषण करते हैं, यानी कि कहकर या फिर लिखकर संप्रेषण करते हैं, और इंगित द्वारा हाव भाव के माध्यम से अपने विचार संप्रेषित करते हैं। संप्रेषण के ये दोनों माध्यम परिपूरक भी हो सकते हैं, यानी कि हम मुंह से बोलते हुए हाव भाव भी प्रकट करते रहते हैं, तो ये परिपूरक का भी एक दूसरे का काम करते हैं, यानी व्यक्ति दोनों का एक साथ भी उपयोग कर सकता है, यानी कि इंगित का और भाषिक का। भाषिक में वो लिखित रूप का प्रयोग करेगा या मौखिक रूप का प्रयोग करेगा, और भावों का प्रयोग करेगा, यानी कि इंगित का प्रयोग करेगा। तो जब मौखिक रूप का यूज कर रहा होगा तो वो हाव भाव का प्रयोग भी करेगा। मानवों के संप्रेषण का एक और आयाम स्थापन संप्रेषण है, जिसमें मूक बाधिर व्यक्तियों की संकेत भाषा, यानी कि साइन लैंग्वेज, व्यापारी आदि की गुप्त भाषा, सीक्रेट लैंग्वेज, ठीक है, आदि वास्तव में मानव की उच्चरित या लिखित भाषा के प्रतिरूप है। जैसे हम लोग वहाँ गए, सब्जी मार्केट में गए, तो वहाँ पे जो है धड़ी की बात की कि एक धड़ी दे दो, तो कोई आम आदमी गया धड़ी समझ ही नहीं पाया धड़ी क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, ये व्यापारिक लैंग्वेज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो उन्नत संप्रेषण व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण मानवों की भाषा, यानी कि
उन्नत संप्रेषण व्यवस्था का उदाहरण देना हो, सबसे उन्नत उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण देना हो, तो वह मनुष्यों की भाषा को लिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि भाषा संप्रेषण का सबसे अच्छा माध्यम है। भाषा की परिभाषा देते हुए कहा जाता है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, यानी भाषा के इस्तेमाल से वक्ता और श्रोता या फिर लेखक और पाठक दोनों पक्ष अनिवार्य हैं। यानी कि अगर भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सामने कोई सुनने वाला भी चाहिए। जैसे मैं आपको संप्रेषण कर रहा हूँ, ये टॉपिक मैं आप तक संप्रेषित कर रहा हूँ, लेकिन संप्रेषित तो मैंने कर दिया, लेकिन जब तक आप उसे सुनेंगे नहीं तब तक यह परिपूर्ण नहीं होगा। और भले ही हम अपने मन में अपने आप से बातचीत कर लें, अगर हम अपने मन में भी बात कर रहे हैं तो दो पक्ष होते हैं, जिसे हम एक मस्तिष्क कहते हैं, एक हृदय कहते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था होती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो संप्रेषण का संदेश इसी लक्ष्य की पूर्ति में व्यक्त होता है कि अपेक्षित व्यवहार ही भाषिक संप्रेषण का लक्ष्य है। इस तरह परस्पर व्यवहार के लिए संदेश के उचित संप्रेषण की अनिवार्यता है। इस परस्पर भाषिक व्यवहार का माध्यम जो भी हो, जैसे पत्र लेखन हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, प्रसारण हो गया, जैसे यहाँ मैं भी प्रसारित कर रहा हूँ आप तक पहुँचेगा, टेलीफोन हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हैं संप्रेषण का माध्यम है। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, संप्रेषण के विकास पर बात करेंगे, संप्रेषण के बढ़ते चरणों पर बात करेंगे। थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि जैसे अगर मैं संप्रेषण कर रहा हूं तो एक माध्यम होना चाहिए, जिसे चैनल कहते हैं। जैसे मैं संप्रेषण कर रहा हूं, ये विवेक लर्निंग इंस्टीट्यूट आपका चैनल है और ये माध्यम है जिससे आप तक मैं पहुंच रहा हूं, तो ये क्या हो गया? आप श्रोता हो गए। तो इस तरीके की व्यवस्था बनती है, वक्ता, चैनल और श्रोता। और चैनल पर ही संदेश आएगा और वही संदेश श्रोता तक यानी कि आप तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। इसके बढ़ते चरणों पर बात करें, विकास पर बात करें, तो इसमें सूचना समाज, संचार, दूर संचार, जनसंचार आदि को शामिल किया जा सकता है। प्रारंभिक युग में संप्रेषण व्यक्तिगत संपर्क का दूसरा नाम था, यानी कि व्यक्तिगत संपर्क। मैंने तुमसे बात की, ये क्या हो गया? ये व्यक्तिगत संपर्क हो गया और यही संप्रेषण माना जाता था। लेकिन आधुनिक युग में संचार साधनों के विकास के कारण संप्रेषण ने संचार का रूप धारण कर लिया। यानी कि आधुनिक युग में अब देखिए, संप्रेषण और संचार का में समानता देखिए कि आधुनिक युग में संचार साधनों के विकास के कारण संप्रेषण ने संचार का रूप धारण, यानी जो पहले संप्रेषण हुआ करता था वही यह संचार है। और संप्रेषण सामूहिक सहभागिता के संदर्भ में जनसंचार के रूप में व्यवहार में आया। आज कंप्यूटरों के कारण संप्रेषण में अभूतपूर्व क्रांति आई है, क्योंकि हम संचार साधनों के माध्यम से व्यापक स्तर पर संप्रेषण करते हैं। हमारे लिए आवश्यकता है कि हम सही ढंग से संदेश संप्रेषित करें। अब कैसे संप्रेषित करेंगे? जैसे द इंफॉर्मेशन सोसाइटी होगी हमारी, सूचना समाज होगा, संचार होगा, दूर संचार होगा, जन संचार होगा। तो जब सब सूचना समाज की बात करते हैं हम लोग, तो सभ्यता के आरंभ से अब तक के मनुष्य के इतिहास का वर्णन करते हुए 3 विशिष्ट युगों में बांटा जाता है। एक युग था कृषि काल का, और दूसरा युग था औद्योगिक काल का, और तीसरा युग है आज सेवा काल का। यानी कि इस समय आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, एआई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, ये कंप्यूटरों का युग है। और जब प्रौद्योगिकी आई तो कृषि का और अधिक विकास हुआ। यानी कि प्रौद्योगिकी युग कहने का मतलब ये नहीं है कि कृषि खत्म हो गई, यानी कृषि का भी विकास हुआ और प्रौद्योगिकी। और जब आज का युग आया, संप्रेषण युग आया, तो इसका और अधिक विकास हुआ कृषि का, और औद्योगिक क्षेत्र का भी विकास हुआ। जैसे पहले क्या होता था, किसान अपने हिसाब से कृषि करता था। आज अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बैठे हैं, उन तक नई नई तकनीकें संप्रेषित कर रहे हैं कि इस तरीके से खेती कीजिए, इस तरीके से फसल उगाइए, ठीक है, उन्हें तरीके बताए जा रहे हैं जिससे वो और अधिक उन्नत कृषि करने में सक्षम है। और इस तरह नए साधन और नई जानकारी लोगों के काम को आसान बना देती है। आज सूचना संचार ज्ञान का उद्योग कहलाता है, जो
अन्य उद्योगों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस सूचना समाज के क्रांतिकारी आविर्भाव में दो प्रमुख कारक तत्व हैं। एक, कंप्यूटर, जो सूचनाओं के कच्चे माल को ग्रहण करता है और संसाधित कर उसे उपभोक्ताओं लायक ज्ञान में बदलकर प्रस्तुत करता है। दूसरा, उपग्रह संचार आदि संचार के उन्नत तरीके हैं जो उस ज्ञान को विश्व के कोने कोने में पहुंचाते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया और फिर उसको आप तक प्रेषित किया, तो इंटरनेट के माध्यम से आप सबके पास पहुंच जाएगा। संचार के युग में व्यवहारिक नई तकनीकों और सुविधाओं से हम अपरिचित नहीं हैं। आज हर पढ़ा लिखा व्यक्ति कंप्यूटर के कार्यों और इंटरनेट की संभावनाओं से परिचित है। यानी कि अगर कोई अनपढ़ भी अगर ले लें तो भी मोबाइल चला रहा है, उसके पास भी स्मार्टफोन है और अच्छे तरीके से चला रहा है, अच्छे तरीके से इसका उपयोग कर रहा है। अगली विकास के अगले चरण पर चलें तो वह है संचार यानी कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन का यानी कम्युनिकेट का अर्थ क्या होता है? संदेश देना, यानी कि संदेश का प्रेषण करना। इस अर्थ में व्यक्तिगत वार्तालाप संप्रेषण का एक प्रमुख रूप है, क्योंकि इसमें हम एक दूसरे के साथ संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। क्षेत्र का विस्तार करते हुए हम रेडियो, अखबार आदि के माध्यम से भी संदेश संप्रेषित करते हैं। अखबार के माध्यम से भी संदेश संप्रेषित करते हैं। माध्यम के महत्व के कारण इस तरह के संप्रेषण को संचार कहा जाता है। जैसे रेडियो, टेलीफोन, ये आपका स्मार्टफोन, ठीक है। तो इस तरह अंग्रेजी का शब्द कम्युनिकेशन के लिए हिंदी में दो शब्द हैं, एक संप्रेषण और दूसरा संचार। अब देखिए, संप्रेषण और संचार पर एक बार प्रश्न पूछा था, तो यही चीज आपको लिखना है कि अंग्रेजी में जो कम्युनिकेशन है वही हिंदी में संप्रेषण और संचार है। संदेश देने के अर्थ में संप्रेषण व्यापक शब्द है, यानी संप्रेषण का जो धरातल है वो विशाल है संचार की अपेक्षा। संप्रेषण की कुछ विशिष्ट स्थितियों को संचार की संज्ञा दी जाती है। अखबार, टेलीविजन आदि संचार के माध्यम भी संदेश संप्रेषित करते हैं। अगला चरण देखें तो दूर संचार है, टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में क्या है? व्यक्तिशः संप्रेषण की स्थिति के अतिरिक्त हम टेलीफोन आदि की सहायता से दूर तक संदेश संप्रेषित करें तो यह दूर संचार कहलाएगा। इस शब्द से संदेश की अपेक्षा चैनल का प्रकार प्रमुख है। जैसे टेलीफोन, टेलीप्रिंटर आदि दूर संचार के साधन हैं, और ये हमारा मोबाइल भी दूर संचार का साधन है। प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ यह बात जानना चाहते हैं कि किस तरह बिना व्यवधान के सही ढंग से संदेश इन माध्यमों से संप्रेषित हो पाता है। यानी कि ये हमारे मन में भी सहज उठ सकता है कि कैसे ये संप्रेषण हो पाता है। अगर माध्यम ठीक से काम ना करे तो संदेश स्पष्ट नहीं होगा। जैसे कि नेटवर्किंग प्रॉब्लम आ गई तो संदेश ठीक रूप से, सफल रूप से नहीं पहुंचेगा। तो ये माध्यम है, ये चीजें हैं टेली कम्युनिकेशन के अंदर। अगला है मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार। जैसे अभी हम और आप बात कर रहे हैं और मैंने माइक लगा दिया, माइक लगा क्या हो गया? ये जनसंचार हो गया। अब यानी कि बहुत लोग मुझे सुन रहे हैं, तो ये क्या हो गया? जनसंचार हो गया। व्यक्तिगत संप्रेषण में व्यक्तिगत संदेश के देने के लिए एक व्यक्ति को एक विशाल जनसभा को संबोधित कर सकता है। यह संप्रेषण क्षेत्र, समय तथा श्रोतागण की दृष्टि से सीमित है। जैसे माइक में कोई बात बोली गई वो फिर उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। और यह संप्रेषण क्षेत्र, समय या श्रोतागण की दृष्टि से सीमित है। हम लेखन के माध्यम से इन तीनों सीमाओं को लांघ सकते हैं। अगर यही बात जो हम बोल के बता रहे हैं वही लिख दें तो क्या करते हैं? इन सीमाओं को हम लांघ सकते हैं, यानी कि देर तक फिर रुकने वाली हो जाएगी। जैसे मैं अभी माइक पे बोल देता या किसी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा देता तो संप्रेषण कैसा रहता? वो संप्रेषण सीमित रहता। लेकिन अभी जो ये पढ़ाई हो रही, जो हम लोग ये संप्रेषण कर रहा हूं मैं, ये संप्रेषण क्या होगा? ये अनंत काल के लिए विद्यमान रहेगा। और जो ये माध्यम है इसकी तुलना में जनसंचार एक अति विकसित आधुनिक संप्रेषण व्यवस्था है, जिसमें संदेश प्रसारण करने वाला एक व्यक्ति नहीं पूरा समाज है, और संदेश प्रसारण पूरे समाज के लिए है। इस तरह सामाजिक संप्रेषण है जो जनसंचार के साधनों से ही संभव हो पाया है। रेडियो, टेलीविजन, पत्रकारिता, ये सारी चीजें क्या है? इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और
इनमें संदेश एक व्यक्ति का नहीं बल्कि अनेकों व्यक्तियों का समन्वित संप्रेषण है जो सारी जनता के लिए है। माध्यम को महत्व देने के कारण इसे जनसंचार कहा जाता है। तो इस प्रकार ये रहा जनसंचार। संचार माध्यमों ने लेखन में कई नई विधाओं को जन्म दिया, जैसे रेडियो, रूपक, रिपोर्टाज, परिचर्चा यानी कि जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं, साक्षात्कार जिसे हम कहते हैं, ये चीजें। संचार साधनों के कारण टेली कॉन्फ्रेंसिंग, दूर संचार के साधनों का उपयोग, यानी देखिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, सब किसके कारण हुआ? ऐसा मास कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन के कारण ही ये, यानी कि संप्रेषण के कारण ही, जनसंचार के कारण ही संभव हो पाया है। इसके बाद बात करते हैं संप्रेषण और संचार में क्या संबंध है। जैसे आधुनिक युग में जब हम संचार के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो अक्सर हम चर्चा सुनते हैं सिनेमा, टेलीविजन, जनसंचार के माध्यमों के कारण युवाओं में जो है हिंसा और जो अश्लीलता है उसके प्रति रुझान बढ़ा है। जानते हैं क्यों? जैसे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो क्या है, क्राइम ड्रामा देख रहे हैं, ठीक है, वायलेंस देख रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब दिमाग पर प्रभाव डाल रहा है। और सिनेमा, टेलीविजन, पत्र पत्रिकाएं आदि केवल जनसंचार के माध्यम है और समाज ही उन संदेश का निर्धारण करता है। आजकल भारत में भक्ति, साधना, स्वास्थ्य संबंधी पत्रिकाओं का बढ़ता मार्केट है। इसकी तुलना में यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि पश्चिम के समाज ने संघर्ष करके यौन स्वच्छंदता की पत्रिकाओं के प्रकाशन की स्वतंत्रता हासिल की है। इस तरह हम संचार माध्यमों से जिस संदेश का संप्रेषण कर रहे हैं या करना चाहते हैं यह समाज सापेक्ष है, इसका सीधा संबंध सामाजिक मूल्यों से है। ठीक है, तो एक तरफ हम विदेशी कार्यक्रमों में, जैसे कि हम विदेशी चीज़ें अपने यहाँ ला रहे हैं तो उसमें सेंसर द्वारा काट छाट की जाए, उसमें जो चीज़ें हमारे समाज के लायक नहीं उसको हमारे समाज में ना दिखाया जाए, तो इससे हम अपनी संस्कृति को बचाए रखने में भी सक्षम होंगे। आगे बढ़ते हैं तो संचार का अर्थ है किसी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। ये सब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर संचार और संप्रेषण के अंतर संबंध के अंदर। ठीक है, तो इसे ही संप्रेषण या अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। इस पर हमने बात की। संप्रेषण की प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि संदर्भ का समुचित ज्ञान वक्ता और श्रोता को दोनों को, मतलब जैसे मैं जिस भाषा में बात कर रहा हूँ उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, नहीं तुम्हें लगेगा कि ये क्या पागलपन कर रहा है, क्या बक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरीके का कुछ आपके मन में ख्याल आ सकता है। तो हमने यहाँ पे बात की कि जैसे जो प्राचीन काल में संप्रेषण हुआ करता था, पहले संप्रेषण हुआ करता था, आधुनिक युग में उसे ही संचार कहते हैं। संप्रेषण का जो कार्य क्षेत्र है वो व्यापक है और संचार का यानी संप्रेषण जो है व्यापक है और संप्रेषण के ही कुछ माध्यमों को संचार कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पर भी चर्चा की, इससे जाना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। वीडियो हेल्पफुल रहता है तो लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।